वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल में सर मैं साहब। और आज हमारी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज की नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम चैप्टर 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दो केस स्टडी करेंगे, जिनमें से पहली केस स्टडी मैंने जो ली है वो इस साल 21 में जो हमारा पेपर हुआ था सीबीएसई कंपार्टमेंट का क्लास 10th का, उसका मैंने ये केस स्टडी लिया है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की केस स्टडी करने के लिए हमें उसका पूरा बेसिक आना चाहिए। यानी अगर सबसे पहली बात तो जो आती है वो आती है कि अगर हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है तो उस कार्टेशियन प्लेन में हम कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे। यानी अगर हमें एक पॉइंट दिया है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाएंगे। इसके अलावा सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला भी हमें आने चाहिए। ये जो केस स्टडी है इसमें हमें दिया है कि स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल आर स्टैंडिंग इन रोज एंड कॉलम्स इन देयर स्कूल प्लेग्राउंड। एक स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं रोज और कॉलम्स में अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में टू सेलिब्रेट द एनुअल स्पोर्ट्स डे। और वहां एनुअल स्पोर्ट्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, जिनमें से सारे आउट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट हैं ए बी सी डी। उनकी पोजीशंस हमें इस फिगर में दी हुई है। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे पास 5, उनके आंसर हमें देने। तो यहां सबसे पहले बेसिक चीज जो आती है मैं पहले ही बता दूं कि जो सीबीएसई सैंपल पेपर में भी इस साल लेटेस्ट जो सैंपल पेपर है उसके अंदर भी एक केस स्टडी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। उस केस स्टडी में भी हमें सबसे पहले जो पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट ही निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। जो ए पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट जो मेरे को दिख रहा है, अब कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं तो ए के नीचे मान लो ये एक्स एक्सिस है जो कि इसको ओरिजिन बोल रहा है, तो ये वाई एक्सिस होगा, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। तो ए के जो नीचे परपेंडिकुलर डालने पे हमें पता चलेगा वो एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 2, एक्स एक्सिस पे जो हम रीड करेंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और इधर जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 5 है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 5। ऐसे बी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 5 और वाई कोऑर्डिनेट 7। सी के निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 8 और वाई कोऑर्डिनेट 6, 8 6। और डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 6 और वाई कोऑर्डिनेट 3। तो सबसे पहले तो तुम्हें कोऑर्डिनेट ही निकालने आने चाहिए। इसके बाद क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस इसमें होंगे वो सारे में ये कोऑर्डिनेट जरूर यूज होंगे। और हो सकता है एक क्वेश्चन ऐसा भी हो कि डायरेक्ट तुमसे कोऑर्डिनेट ही पूछ ले जाए। अब आते हैं हम नीचे से चलते हैं। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें दिया है कि एक पॉइंट है P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AD इन द रेशियो 1:2। अगर मैं A से D को मिलाता हूं तो ये एक लाइन सेगमेंट है AD, इसको एक पॉइंट P डिवाइड करता है 1:2 के रेशियो में, यानी लगभग यहां होगा वो पॉइंट। अब हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ऑप्शन हमारे पास है। तो ये काम सीधा सीधा जो हमारे पास सेक्शन फार्मूला है उससे हो सकता है, क्योंकि तुम्हें ध्यान होगा M1:M2। तो ये तो हमें दिया है 1:2। और A का कोऑर्डिनेट हमें पता है ये है, ये नीचे वाला पहला वाला x1 मान लेता हूं, ये y1। और D का कोऑर्डिनेट ये है, इसको मैं x2 मान लेता हूं, इसे y2। अब फार्मूला तुम्हें याद होगा, अगर P के कोऑर्डिनेट निकालना है तो M1 × x2, M1 का मतलब 1 इंटू x2 का मतलब 6 प्लस M2 यानी कि 2 इंटू x1 यानी कि 2 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 1 + 2। और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो M1 यानी 1 इंटू y2 यानी कि 3 प्लस M2 यानी 2 और y1 यानी कि 5 अपॉन M1 प्लस M2। तो इसके लिए तुम्हें सीधा ये सेक्शन फार्मूला याद होना चाहिए। अब इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 6 × 1 = 6 और 2 × 2 = 4, 6 + 4 10/3 और 3 × 1 = 3 और 5 × 2 = 10 यानी 13/3। तो ये P का कोऑर्डिनेट हो गया 10/3 और 13/3, एक ऑप्शन है B। तो इसका मतलब यहां हमें सीधा सीधा ये सेक्शन फार्मूले सॉल्व करना था, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमें मिड पॉइंट निकालना है AC का। अगर हम A से C को मिलाते हैं तो ये AC जो लाइन सेगमेंट बनेगी इसका हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो उसका सीधा एक फार्मूला होता है मिड पॉइंट निकालने का एक फार्मूला होता है
वो फॉर्मूला सीधा यूज कर लेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, इससे सीधा मिड पॉइंट निकलेगा। तो a वाले को मैंने x1 y1 मान लिया और c वाले को मैं x2 y2 मान लेता हूं। तो AC का जो मिड पॉइंट आएगा इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो x1 यानी 2 प्लस 8 अपॉन 2 और 5 प्लस 6 अपॉन 2। तो तुमने देखा इसमें कुछ नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगेगा, 10 अपॉन 2 और 5 और 6 11 अपॉन 2 यानी 5,11 अपॉन 2। ये आया हमारा इसका मिड पॉइंट AC का। तो ये ऑप्शन होगा इसमें हमारे पास, ये रहा C ऑप्शन, 5 और 11 अपॉन 2। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम से प्लेन क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। अब हमें AC का डिस्टेंस भी बताना है। तो A के कोऑर्डिनेट भी है हमारे पास, C के कोऑर्डिनेट भी है, तो हम डिस्टेंस बता देते हैं। या मैं C लगा देता हूं, ये C इस तरह से। तो C के कोऑर्डिनेट भी है हमारे पास 8 6, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज नोन एज AC। फार्मूला इसका भी याद होगा, नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं। डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होता है D बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैसे इसको x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां पे मेन चीज है डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो एब्सिसा जो है इनके x1 माइनस x2 भी लगा सकते हैं हम। तो 8 माइनस 2 लगा लो या 2 माइनस 8, एक ही बात है। तो मैं चलो 8 माइनस 2 लगा लेता हूं और 6 माइनस 5 लगा लो। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। 8 माइनस 2 6 स्क्वायर और 6 माइनस 5 1 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1 यानी अंडर रूट 37 यूनिट्स। तो एक ऑप्शन होगा अंडर रूट 37 यूनिट्स, पहला ऑप्शन ए। तो तुमने देखा कि यहां सारी हम जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट ऐसा लग रहा है एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो केस स्टडी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी एक्सरसाइज के ही कॉन्सेप्ट है। बस ये है कि वहां पे तुम्हें थोड़ा सा बस कोऑर्डिनेट खुद निकालने पड़ेंगे। वो तुम्हें एक डायग्राम जरूर देंगे और उस डायग्राम में तुम्हें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने। और कोऑर्डिनेट निकालना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो सीधा एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल दो और एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे काउंट करो तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा और वाई एक्सिस पे काउंट करोगे तो वाई कोऑर्डिनेट। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पे हम अगर आते हैं तो इसमें पूछा है कि इफ द स्पोर्ट्स टीचर इज सिटिंग एट द ओरिजिन, अगर स्पोर्ट्स टीचर यहां बैठा है ओरिजिन पे, देन विच ऑफ द 4 स्टूडेंट इज क्लोजेस्ट टू हिम। तो चारों में से कौन सा स्टूडेंट उसके सबसे नजदीक है। तो ये काम हम डिस्टेंस फॉर्मूले से कर सकते हैं कि हम O से डिस्टेंस निकाल के देखें इनका। तो अब तुम्हें कॉमन सेंस से दिख रहा होगा कि B और C तो बहुत दूर है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। B और C तो कोई ऑप्शन होगा ही नहीं, यानी क्लोजेस्ट में 2 ऑप्शन बनेंगे, OA और OD। वैसे मेरे को देखने से भी लग रहा है कि OA ही सबसे क्लोजेस्ट लग रहा है, मेरे को महसूस हो रहा है। वो हाथ से तुम लाइन खींचोगे तो पता चल जाएगी कि ये वाला सबसे क्लोजेस्ट है, ये सबसे दूर है। तो ये तो शॉर्ट ट्रिक है कि तुम उसको तुरंत ज्वाइन करा के प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, तुम्हारे आंसर का आइडिया तुम्हें लग जाएगा। अब मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूं, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। तो इसका जो प्रॉपर तरीका है वो तो यही है कि हम डिस्टेंस देखेंगे कायदे में, तो चारों का देखेंगे, OA भी देखेंगे, OD भी देखेंगे, OB भी देखेंगे और OC भी। तो फिलहाल मैं OB और OC तो माइनस कर रहा हूं क्योंकि वो तो काफी दूर है। तो मैं पहले OA निकाल के दिखा देता हूं तुम्हें। A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास और O के 0 0 होते हैं, तो एक तरह से हमें ये A के कोऑर्डिनेट ही यूज करने टेक्निकली, क्योंकि 2 माइनस 0 यानी 2 ही आएगा और 5 माइनस 0 यानी 5 आएगा। तो इन्हीं के स्क्वायर को ऐड कर दो, ये ट्रिक हो गई शॉर्ट। 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस 0 करोगे तो यही रहेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 यानी अंडर रूट 29 यूनिट्स। अब ऐसे ही अगर मैं OD निकालूं तो फिर से मैं D के जो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर का सम कर दूं।
तो इनके नंबर के स्क्वायर का सम 36 प्लस 9 यानी कि 45। तो तुम्हारी को दिख गया होगा, मेरी बात सही थी कि यही OA सबसे छोटा आया। यानी अब तुम चाहो तो चलो मैं OB भी तुम्हें शॉर्टकट निकाल के दिखा दूं, क्योंकि तुम्हें इन्हीं के स्क्वायर का सम करना है। 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे तो केवल जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उनके स्क्वायर का सम कर लो। तो 25 प्लस 49, तो देखो ये तो बहुत बड़ा आ रहा है। 9 और 5 40 और 6 और 1 74, देखो ज्यादा आ रहा है ना। और अगर तुम OC निकालोगे तो ये भी ज्यादा आएगा। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये भी देखो 64 और 36, तो ये तो 100 आ गया। तो सबसे बड़ा तो OC है। अब कोई कल को ये भी पूछ सकता है सबसे दूर कौन है, तो OC सबसे दूर यानी C स्टूडेंट सबसे दूर है, और सबसे नजदीक हुआ A स्टूडेंट। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया कि A स्टूडेंट सबसे क्लोज है। तो ये बात हमें यहाँ फिगर में प्रैक्टिकली भी पता चल रही थी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें प्रैक्टिकल अप्रोच भी ध्यान रखनी पड़ेगी। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको भी अगर हम प्रैक्टिकली करें तो ये जल्दी आ जाएगा, और वरना सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसके लिए भी हमें कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1, अब इसमें पूछता है कि द फिगर फॉर्म बाय द 4 पॉइंट्स ABCD। अगर हम ABCD चारों पॉइंट को मिलाते हैं, A से C को नहीं, A से B को मिलाएं और B से C को मिलाते हैं और C से D को मिलाते हैं, तो ये जो क्वाड बनेगा, और मैं इसको हटा देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो क्वाड बना, P को भी हटा देता हूं मैं, ABCD जो क्वाड बना, अब ये कैसा क्वाड है? तो डिस्टेंस फॉर्मूले से वैसे हम क्वाड की नेचर चेक करते हैं, बट यहाँ पे तुम देख रहे हो, मेरे को भी दिख रहा है और तुम भी देख पा रहे हो कि ये क्वाड कोई रेगुलर क्वाड नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है। यानी जैसे यहाँ पे टाइप दिया है स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस या क्वाड, सिंपल क्वाड, तो ये स्क्वायर तो नहीं बनना, क्योंकि ये तुम्हें ज्यादा लग रहा होगा और ये तुम्हें छोटा लग रहा होगा, निकाल के देख सकते हो। और अगर ये स्क्वायर नहीं है तो ये रोम्बस भी नहीं होगा, क्योंकि रोम्बस में भी चारों डिस्टेंस बराबर होते हैं, और इनके लिए बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी प्रूव करनी पड़ेंगी। फिलहाल वो गेम नहीं बनना, ना तो ये स्क्वायर है ना ये रोम्बस है। तो अब या तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है या ये क्वाड हो सकता है। पैरेललोग्राम के लिए भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, पर तुम्हें दिख रहा होगा कि अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं लग रही है। ये तो बड़ी लग रही है मेरे को AD, और ये BC मेरे को छोटी लग रही है, तो मेरे को नहीं लग रहा कि अपोजिट साइड इक्वल है। तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम भी नहीं हो सकता, तो ये हुआ केवल क्वाड। अब मैं इसे प्रूव करके दिखाऊंगा। तो प्रूव करने के लिए कम से कम तुम्हें 3 डिस्टेंस जरूर निकालने पड़ेंगे। तो एक तो तुम AB निकाल लो। AB निकालने के लिए A और B को 5 - 2 का स्क्वायर और प्लस 7 - 5 का स्क्वायर। तो 5 - 2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 5 यानी 2 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, और 9 और 4 √13 यूनिट्स। अब इसके बाद में तुम इसकी एडजेसेंट साइड दूसरी निकाल दो, AB की एडजेसेंट साइड BC। अब तुमने BC निकाल ली। अब BC निकाल के तुम देखोगे कि 8 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 7 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 8 - 5 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 7 -1 का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, यानी 9 + 1 √10 यूनिट्स। तो कुल मिला के ये दोनों एडजेसेंट साइड अलग अलग आ रही है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ अलग अलग है, तो इसीलिए ये स्क्वायर या रोम्बस नहीं हो सकता, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर दोनों में ये जो चारों साइडें बराबर होती हैं, तो इसलिए ना तो स्क्वायर होगा ना ये रोम्बस होगा। अब पैरेललोग्राम की बात आती है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो बस BC की अपोजिट तुम AD और निकाल दो, या AB की अपोजिट तुम CD निकाल दो, तो उससे अपोजिट साइड से तुम्हें पता चल जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं। और यहाँ MCQ में भी ट्रिक होती है कि हमारे पास एक MCQ सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो हम सही है उसको ढूंढना तो थोड़ा दिक्कत होती है, बट हम गलत को प्रूव कर सकते हैं कि ये गलत है। यानी कि तुम इसमें से रॉन्ग ऑप्शंस को पहले कलेक्ट कर लो, और रॉन्ग ऑप्शन जब खत्म हो जाएंगे तो जो बचेगा उसमें फिर तुम अपने आप को कंसंट्रेट कर सकते हो। तो पहले मैंने क्या करा, मैंने पहले स्क्वायर और रोम्बस को डिलीट कर दिया,
अब मैं पैरेललोग्राम को डिलीट करूंगा तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और पैरेललोग्राम के लिए कैसे डिलीट करूंगा कि अपोजिट साइड इक्वल अगर होंगी तो ये पैरेललोग्राम होगा, नहीं होगी तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो मैं AB BC की एक अपोजिट साइड निकाल लेता हूं। तो AB के अपोजिट CD है, चलो मैं CD निकाल देता हूं। तो CD निकालने के लिए 6 - 8 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। तो 6 - 8 यानी -2 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर √13 यूनिट्स। अब देखो CD की अपोजिट थी AB, अब AB कितने की थी √13, यानी मे भी ये इक्वल हो सकता है, यानी अभी पैरेललोग्राम का ऑप्शन बन सकता है क्योंकि ये AB और CD इक्वल आ गए। तो अब मैं देखता हूं इसकी AD कितने की है। तो अभी AD के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा 6 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। वैसे प्रैक्टिकल अप्रोच गलत नहीं हो सकती, ये पैरेललोग्राम तो नहीं होगा। 4 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 यानी √20 यूनिट्स। अब हम देखते हैं कि AD की अपोजिट थी BC और BC कितने की थी √10 और ये आई √20 यानी अलग अलग आ रही है। तो भले से ये वाला पेयर तो इक्वल था बट दोनों पेयर अपोजिट साइड के जब इक्वल होंगे तभी ये पैरेललोग्राम बनेगा। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम नहीं है। तो रोम्बस भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, पैरेललोग्राम भी नहीं है, तो इसका मतलब हमें फिर छोड़ना है क्वाड। ये एक सिंपल क्वाड है। तो अब तुम इस वीडियो को पॉज करो और इसके ये आंसर्स नोट करो। मैं नेक्स्ट अभी स्टार्ट करता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं दूसरी केस स्टडी, और इस केस स्टडी को मैंने CBSE सैंपल पेपर से लिया है 2020 का। इसमें हमें दिया है कि क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल हैव बीन अलॉटेड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ ए लैंड फॉर गार्डनिंग एक्टिविटी। एक स्कूल के क्लास 10th के स्टूडेंट्स को स्कूल में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे दिया है, जमीन का एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का टुकड़ा दे दिया है जिसपे उन्हें गार्डनिंग एक्टिविटी करनी है। सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर प्लांट आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। और उनको गुलमोहर के प्लांट की पौध दे दी है जो बाउंड्री पे 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे प्लांट करनी है। देयर इज ए ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट एज शोन इन द फिगर। और बीच में एक घास का ये लॉन है ट्रायंगुलर शेप का। स्टूडेंट्स आर टू शो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ प्लॉट। और इस लॉन के अलावा जो रिमेनिंग एरिया बचेगा फील्ड का उस पे उनको फूलों के पौधों के बीज लगाने। अब हमें इसके बेस पे, इस थीम के बेस पे ये जो फिगर है यानी मेन काम फिगर का ही है। और सबसे सीधी सी बात है, अभी मैंने बताया तुम्हें कि इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, तो यहाँ इस क्वेश्चन में मेन काम कोऑर्डिनेट का ही है। कंसिडरिंग ए एज ओरिजिन, अब ए को ओरिजिन लेके हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहले पार्ट में दिया है कि पहला क्वेश्चन है कंसिडरिंग ए एज ओरिजिन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो भैया ए को जब ओरिजिन माना है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0 0 होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। यानी ए के कोऑर्डिनेट ओरिजिन के अकॉर्डिंग 0 0 होंगे क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, एक्स भी 0 वाई भी 0। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, अब पी के कोऑर्डिनेट देखोगे तो एक परपेंडिकुलर डाल दो एक्स एक्सिस पे और एक डाल दो वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट पता चलेगा 4 और वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 6, तो 4 6 होंगे। पहले एक्स बोलना है बाद में वाई। 4 6 देखो 6 4 भी दिया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट बोलना है। एक्स कोऑर्डिनेट ये है इसका 4, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये पी का वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स को पहले लिखना है, वाई को बाद में, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है और इसमें फिक्स होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में। इसके बाद तीसरा पार्ट है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ आर। तो आर के लिए ऐसे निकालेंगे, एक परपेंडिकुलर एक्स पे डाल देंगे और एक परपेंडिकुलर वाई पे। तो एक्स पे एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 6, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 6 हुआ और वाई कोऑर्डिनेट 5, तो 6 5 हुए, 6 5 ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। इसके बाद व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल पी क्यू आर का सेंट्रॉइड निकालना है, तो उसके लिए तीनों कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो पी के कोऑर्डिनेट थे 4 6, पी के कोऑर्डिनेट 4 6 और ये जो क्यू पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 3 3,
अब सेंट्रोइड का जो फार्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। वैल्यू पुट कर दो। x1 की वैल्यू मान लो 3 है, 3 प्लस 6 प्लस 4 अपॉन 3 और y1 की वैल्यू भी 3 है और 5 प्लस 6 अपॉन 3। ऐड करोगे तो 10 और 3 13 अपॉन 3 और 11 और 3 14 अपॉन 3। तो एक ऑप्शन होगा 13 अपॉन 3 14 अपॉन 3, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये जो लास्ट पार्ट है इसमें दिया व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इफ डी एज द टेकन एज द ओरिजिन। अगर हम डी को ओरिजिन ले लें तो अब इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो परपेंडिकुलर ही डालना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, लेकिन अब ये इधर डालोगे तो देखो यहीं पे कट करेगा ये। अगर इधर भी डालोगे इसका, क्योंकि अगर इसको हम ओरिजिन लेते हैं तो अब कहानी ऐसे चलेगी, ये x, ये y, ये x डैश हो जाएगा। और अब तुम देखोगे कि अगर ये ओरिजिन है, ये 0 0 है, तो P का जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो यहां आ रहा है, तो अब इसको काउंटिंग करनी पड़ेगी, रिवर्स काउंटिंग। तो इधर अब माइनस में चलेगा मामला, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। तो अब ये 4 की जगह अब ये -12 हो जाएगा। तो -12 होगा एक ऑप्शन में, ये है -12। तो एक ही ऑप्शन है -12 का, वैसे तो यही आंसर हो गया। तो x कोऑर्डिनेट -12 हो गया। अब इसको हम 4 नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये ऐसे में उठा देता हूं, इसको -1, इसको -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और ये है -12। और y कोऑर्डिनेट के लिए यही पढ़ेंगे, जो यहाँ आ रहा था ये 6 आ रहा था, तो ये 6 ही रहेगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है आपस में, तो ये तो गैप वही रहेगा 1 2 3 4 5 और 6, ये तो एज इट इज रहेगा। तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, केवल x कोऑर्डिनेट नेगेटिव में काउंट करना पड़ेगा और वैल्यू भी बदल जाएगी। तो आंसर हुआ इसका -12 और 6। तो मुझे उम्मीद है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो केस स्टडी हमारे आएगी एग्जाम में, वो बहुत आसानी से तुम लोग कर सकते हो। और मेरे को उम्मीद भी है कि पॉलिनोमियल्स और कोऑर्डिनेट में से दोनों में से एक केस स्टडी एग्जाम में जरूर आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम अभी और क्वेश्चन पेपर में कहीं तुम्हें मिलते हैं या बुक में भी है, हमारे पास एनसीईआरटी में भी 2-3 क्वेश्चन है जो कि केस स्टडी बन सकते हैं, तो उनको भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट जो अपनी केस स्टडी की वीडियो दूंगा वो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो यानी ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू।